हेलो गाइस, वेलकम टू ज्ञान चक्षु क्लासेस। ज्ञान चक्षु यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपांशु जैन और आज हम अपना सेकंड लास्ट चैप्टर यहां पे कर रहे हैं। मैं इस वीडियो में ट्राई करूंगा कि आपको 10th और 11th चैप्टर दोनों एक साथ कंप्लीट करवा दूं। इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, हमें थोड़ा सा फाइनेंस का डेटा याद करना है, ठीक है, जिसके अंदर आपके टैक्सेस के रिवेन्यू कितने हैं, एक्सपेंडिचर कितना है, फिजिकल डेफिसिट कितना है, रिवेन्यू डेफिसिट कितना है, प्राइमरी डेफिसिट कितना है, बस इतना ही चीज़ें याद करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। स्टेट फाइनेंस एंड अदर रिसोर्सेज फॉर डेवलपमेंट। तो इसमें बेसिकली फिजिकल मैनेजमेंट जो है, ठीक है, उसकी बात हम यहाँ पे करेंगे। तो गवर्नमेंट की जो इनकम है वो किस किस सोर्स से हो रही है। इनकम क्या होती है आपको भी पता है कि हमारी आय जो होती है, तो गवर्नमेंट की आय दो फॉर्म में होती है। एक रेवेन्यू इनकम के फॉर्म में होती है, कैपिटल इनकम के फॉर्म में होती है। रेवेन्यू इनकम क्या होती है, जो जिसमें क्या आता है, पैसा बनता है, ठीक है। कैपिटल में क्या होती है, जिसमें असेट फॉर्म होती है। असेट मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो हमेशा चलने वाली है, कोई भी ऐसी चीज़ जो हमेशा चलने वाली है। पैसा तो क्या है, लिक्विडिटी होता है, ठीक है। असेट क्या होती है, नॉन लिक्विड फॉर्म में होती है। क्या होती है, नॉन लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। तो जो रिवेन्यू इनकम के सोर्सेज हैं वो क्या है भाई, हमारे टैक्स सोर्सेज जो हम खुद लगाते हैं स्टेट गवर्नमेंट। नॉन टैक्स सोर्सेज जो स्टेट गवर्नमेंट, जो दूसरे नॉन टैक्स सोर्सेज में क्या आ जाता है, फ़ी है, चालान है, ऑक्ट्रॉय है, फाइन जो लगा रही है गवर्नमेंट, या फीस ले रही है, कोई भी स्टैम्प की फीस है या दूसरी फीस है, वो सब नॉन टैक्स में आ जाते हैं। दूसरे क्या है, शेयर इन सेंट्रल टैक्सेज। जो सेंटर है वो आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 82 के अकॉर्डिंग क्या करता है, कुछ जो डिवोल्यूशन है टैक्सेस का वो करता है। कौन करता है, फाइनेंस कमीशन आपको बताता है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन सेंटर को बताता है कि भाई इतना इतना परसेंट हमें स्टेट को देना है, ठीक है। उससे जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है वो हो गया। और कुछ यूनियन ग्रांट भी दी जाती है, कुछ यूनियन ग्रांट भी दी जाती है, वो सब इस केस में आता है, यूनियन आपकी रिवेन्यू इनकम में आता है। दूसरी चीज़ है कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम ऐसी चीज़ जिससे क्या हो रही है, हमारी असेट बिल्ड हो रही है, ठीक है, या लाइबिलिटी जनरेट हो रही है, मान लो कोई भी। तो पब्लिक बोरोइंग हो गया, यानी पब्लिक बोरिंग, किसी से उधार ले रहे हैं तो ऑफकोर्स ही बात है, लाइबिलिटी हो रही है हमारी, ठीक है। तो लाइबिलिटी है तो ये क्या होगी, कैपिटल इनकम होगी। दूसरी चीज़ रिकवरी ऑफ द लोन्स एंड एडवांसेज। तो कहीं हमने कोई लोन दे रखे हैं, ठीक है, तो वो हमारे लोन आए, या कहीं हमने एडवांसेस दे रखे थे वो उनसे ले लिए, तो ये भी हमारी क्या होगी, कैपिटल इनकम हो गई। कंटिजेंसी फंड, ठीक है, कोई भी कंटिजेंसी यानी आकस्मिक निधि, उसमें कोई पैसा डाला है तो वो भी हमारी क्या हो गई है, कैपिटल इनकम हो गई है। और मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो ये सब रिवेन्यू रिसिप्ट और रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम में आते हैं। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है, विच आर द कंपोनेंट ऑफ द रिवेन्यू इनकम। तो आपको ये चारों याद रखने हैं, ऑन टैक्स, नॉन टैक्स और सेंटर का जो इस रिवेन्यू जो शेयर है वो, और यूनियन ग्रांट जो है, ठीक है। ऐसे ही कैपिटल में याद रखनी, पब्लिक बोरोइंग, रिकवरी ऑफ लोन एंड एडवांसेज, कंटीजेंसी फंड और मिसलेनियस कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। अब देख लेते हैं कि भाई जो पैसा है हमारा, जो पैसा आ रहा है, ठीक है, रिवेन्यू इनकम में, वो सबसे ज़्यादा किस किस चीज़ से आ रहा है। तो रिवेन्यू इनकम जो हो रही है वो सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने खुद के टैक्सेस से हो रही है। किसके, खुद के टैक्सेस से हो रही है, ठीक है। उसके अलावा जो सेंटर से जो टैक्स मिल रहा है उससे हो रही है, यूनियन ग्रांट से हो रही है, और नॉन टैक्स से जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है उससे हो रही है। इस क्रम को आप याद रखेंगे, सीधा सीधा पेपर में पूछा जा सकता है। अब ऑन टैक्स में भी सबसे ज़्यादा जो रिवेन्यू जनरेशन हो रहा है वो किससे हो रहा है, जीएसटी से हो रहा है। एसजीएसटी मतलब स्टेट के द्वारा जो जीएसटी लगाया जाता है उससे हो रहा है। जीएसटी का स्टेट कंपोनेंट है, उससे हो रहा है। दूसरे नंबर पर जो सेल टैक्स है उससे हो रहा है, तीसरे पे स्टेट एक्साइज टैक्स, और चौथा जो व्हीकल पे टैक्सेस लग रहे हैं उनसे हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिए कि गवर्नमेंट की जो ऑन टैक्स इनकम है, ठीक है, जो गवर्नमेंट की टैक्सेशन इनकम है वो सबसे ज़्यादा किससे होती है, तो एसजीएसटी से होती है, मतलब जीएसटी से होती है। दूसरे नंबर पे सेल टैक्स से होती है, तीसरे पे एक्साइज टैक्स से होती है, और चौथे पे व्हीकल टैक्स से होती है, ठीक है, याद रहेगा। और ये भी एक यहाँ पे एक फैक्ट लिखा हुआ है कि 5 साल से कंटिन्यू क्या है, जो गवर्नमेंट के ओन टैक्स रिवेन्यूज हैं, जो ये वाली लाइन है जो आपकी ब्लू वाली, ये देखिए कंटिन्यू क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ये जो बढ़ रही है मतलब 5 साल से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं। ये सीधा सीधा स्टेटमेंट पेपर में बन के आ सकता है। नॉन टैक्सेस में मैंने आपको बता दिया क्या है। अब एक्सपेंडिचर देख लेते हैं कि जैसे इनकम में दो टाइप की इनकम होती है, रिवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। उसी हिसाब से जो पैसा जाता है वो भी दो जगह पे जाता है। एक तो रिवेन्यू के फॉर्म में, मतलब डायरेक्ट हम किसी में पैसा दे रहे हैं, तो सोशल सर्विस में, यानी स्कीम में मान लो कोई भी आप क्या कर रहे हैं, सहायता दे रहे हैं, कोई ग्रांट दे रहे हैं, कोई अनुदान दे रहे हैं, तो वो, ठीक है। जनरल इकोनॉमिक सर्विसेज जो है उसमें पैसा, और इकोनॉमिक सर्विसेज में जो पैसा जा रहा है वो सब, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या है कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया, जैसे रोड बिल्ड किया है, कोई स्कूल की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इन सब में जो पैसा लग रहा है ये क्या है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन हो रहा है, ठीक है। डैम बनाया है, ये सब क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन है। उसके अलावा कहीं इन्वेस्टमेंट किया है, किसी दूसरे स्टेट में इन्वेस्टमेंट किया है, किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सब चीज़ें क्या आ गई आपकी, कैपिटल एक्सपेंडिचर की फॉर्म में आ गई। क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, इन सब में क्या हो रहा है, असेट या लाइबिलिटी फॉर्म हो रही है। क्या हो रहा है, असेट या लाइबिलिटी फॉर्म हो रही है, ठीक है।
बिल्डिंग रोड्स हो गए, ब्रिजेस हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, तो ये मैंने सब आपको बता ही दिया है। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा पैसा किस में खर्च होता है? देखो मैंने यहाँ परसेंटेज भी लिख रखी है, परसेंटेज याद मत कीजिए, बस आप याद कर लीजिए, क्रम याद कर लीजिए कि सबसे ज़्यादा पैसा सोशल सर्विसेज में खर्च होता है, फिर जनरल सर्विसेज में खर्च होता है, और तीसरे नंबर पर इकोनॉमिक सर्विसेज में खर्च होता है। ठीक है, सोशल सर्विसेज का मतलब जनरली क्या होता है कि सोशल सर्विसेज के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा पैसा है वो क्या, सैलरी और वेजेज जो हम देते हैं ना, हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या जो दूसरे एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनमें सबसे ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, याद रहेगा ये। अब यहाँ पे देख लेंगे कि जो भाई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है वो किस किस हिसाब से खर्च हो रहा है। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर में सबसे ज़्यादा पैसा अपन को पता ही है सोशल कम्युनिटी सर्विसेज में, फिर रूरल डेवलपमेंट में, फिर एनर्जी में, फिर एग्रीकल्चर में, फिर ट्रांसपोर्टेशन में। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेडवाइज आप क्या बताइए, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बताइए। तो सबसे ज़्यादा पैसा किस में हो रहा है? सोशल कम्युनिटी सर्विस में, दूसरे नंबर पर रूरल डेवलपमेंट, तीसरे पे एनर्जी, चौथे पे एग्रीकल्चर, फिर ट्रांसपोर्टेशन। तो स्टार्टिंग के 3 याद रख लीजिए, सोशल एंड कम्युनिटी सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, और तीसरे नंबर पे है एनर्जी। क्या है तीसरे नंबर पे? एनर्जी। ठीक है, याद रहेगा, सोशल कम्युनिटी सर्विसेज, रूरल डेवलपमेंट, और तीसरे पे है एनर्जी। ठीक है, तीसरे पे एनर्जी, चौथे पे एग्रीकल्चर। ठीक है, याद रहेगा। मेजर लोएस्ट गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होता है साइंटिफिक रिसर्च एंड सर्विसेज में। ठीक है, याद रहेगा ये भी। ये जो डायग्राम है इसको, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसी की पिक्टोरियल फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया है। चलिए आगे चलते, ट्रेंड देख लेते हैं आप। ठीक है, कि हमारे यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो किस किस में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, कि जो इनकम है वो कहाँ कहाँ से इंक्रीज हो रही है, जो एक्सपेंडिचर है वो किस किस पे कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो जो हमारी रिवेन्यू रिसिप्ट है उसमें इस साल लगभग 37% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। ऑन टैक्स रिवेन्यू में लगभग 24% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जीएसटी में लगभग 32.5% का देखने को मिला है। स्टैंप में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। इलेक्ट्रिसिटी, अब इसमें क्वेश्चन क्या आ सकता है सीधा सीधा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग हैज इंक्रीज इन लास्ट 1 ईयर। ठीक है, या इनकम सोर्सेज हैज इंक्रीज इन लास्ट 1 ईयर, सीधा सीधा सा आ सकता है। तो रिवेन्यू रिसिप्ट, ऑन टैक्स रिवेन्यू, एसजीएसटी, स्टाम्प रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, स्टेट एक्साइज, सेल टैक्स, ठीक है, व्हीकल टैक्स, ये सब क्या है प्रीवियस ईयर के मुकाबले इंक्रीज हुए हैं। एक्सपेंडिचर कहाँ इंक्रीज हुआ है? तो स्कीम पे जो खर्चा है वो बढ़ा है 35% से, और 36% से जो सैलरी पे खर्चा है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, लगभग 78% जो आपका एक्सपेंडिचर है वो जो आपकी रिवेन्यू रिसिप्ट है उनसे मैनेज किया जाता है। और 20% का ऑफकोर्स ही बात है, जब पैसा नहीं होगा तो क्या करेंगे? बोरोइंग करेंगे, लोन लेंगे, तो उससे मैनेज किया जाता है। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? अब जो मैंने आपको ऊपर समझाया कि भाई मैंने आपको एक्सपेंडिचर बता दिया, मैंने आपको इनकम बता दी, ठीक है, यानी रिसिप्ट बता दी। तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग इसमें से अभी हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि अगर बोरोइंग इंक्लूड कर देंगे तो वो क्या आ जाएगा? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट क्या आ जाएगा? आपका बजट डेफिसिट आ जाएगा। लेकिन हमें बोरोइंग इसमें नहीं गिननी है, तो बोरोइंग को जब हटा देंगे तो क्या निकल के आएगा? राजस्व घाटा, यानी फिजिकल डेफिसिट निकल के आएगा। टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग, ठीक है, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ठीक है, क्योंकि ऑफकोर्स ही बात है बोरोइंग काउंट कर लेंगे तो फिर तो एक्सपेंडिचर के बराबर ही हो जाएगा। वो हम तो उतना उधार ले ही लेते हैं जितना हमें खर्च करना होता है, गवर्नमेंट तो ले ही लेती है सिक्योरिटी दे के, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा? वो तो जीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग आपका क्या है? फिजिकल डेफिसिट है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंडिचर में क्या आ जाएगा? रेवेन्यू प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट में क्या आ जाएगा? रेवेन्यू प्लस कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। बोरोइंग से क्या क्रिएट होता है? आपकी जो कैपिटल रिसिप्ट है वो किससे क्रिएट होती है? बोरोइंग से क्रिएट होती है। कैपिटल रिसिप्ट, बोरोइंग किस में जाती है? कैपिटल रिसिप्ट में जाती है। ठीक है, याद रहेगा। रेवेन्यू डेफिसिट देख लेते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट को क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमारा जो पिछले साल के मुकाबले है, एक तो एफआरबीएम में कितना टारगेट है और हमने कितना टारगेट अचीव किया हुआ है। ठीक है, हम वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमिक सर्वे में जो हमारे जो एफआरबीएम है उसमें रेवेन्यू डेफिसिट लिखा हुआ है कि 0 होना चाहिए आपका। ठीक है, लेकिन हमारा अभी रेवेन्यू डेफिसिट कितना है कि जितना रेवेन्यू आया और जितना खर्च हुआ उसके बीच में डिफरेंस कितना है? 25,000 करोड़ रुपए का, 25,870 करोड़ रुपए का। उसी हिसाब से फिजिकल डेफिसिट 3% का टारगेट दिया गया है स्टेट को कि 3% ऑफ जीएसडीपी क्या होना चाहिए? आपका फिजिकल डेफिसिट होना चाहिए एफआरबीएम एक्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन अभी कितना चल रहा है? 3.96% चल रहा है। कितना चल रहा है? 3.96% हमारा जीएसडीपी का चल रहा है हमारा फिजिकल डेफिसिट। ठीक है, बोरोइंग कितनी है हमारी? तो 34% ऑफ जीएसडीपी हमारी बोरोइंग एफआरबीएम के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। लेकिन अभी हम उस टारगेट को भी मैच नहीं कर रहे हैं। कितनी है? अराउंड 38% ऑफ जीएसडीपी हमारी क्या है? बोरोइंग है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। इसमें अगला है
प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, मैं पहले आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। तो जो आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, जो फिस्कल डेफिसिट होता है उसमें से जब आप इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट पेमेंट को माइनस कर देते हैं कि भाई एक तो फिस्कल डेफिसिट में क्या हुआ, फिस्कल डेफिसिट क्या था, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, ठीक है। अब रिसिप्ट में भी पैसा कहाँ से आया है, पैसा कहाँ से आया है, ठीक है, सॉरी पैसा तो उधार नहीं ले सकते, विदाउट बोरोइंग है, ये क्या है, विदाउट बोरोइंग है, ठीक है, उधार नहीं ले सकते। लेकिन एक्सपेंडिचर में आपने क्या किया है कि कुछ पार्ट आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया है, ठीक है, तो ऑफकोर्स सी बात है वो भी फिस्कल डेफिसिट में काउंट हो गया है, ठीक है, फिस्कल डेफिसिट में काउंट हो गया। अब यदि आप उस इंटरेस्ट पेमेंट को आप हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फिस्कल डेफिसिट में से जब आप उस इंटरेस्ट पेमेंट को हटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल के आ जाएगा, ठीक है, याद रहेगा ये। अभी प्राइमरी डेफिसिट कितना है राजस्थान का, तो 20,000 करोड़ रुपए राजस्थान का प्राइमरी डेफिसिट है, आप इसे याद रखिए कितना है, 20,000 करोड़ रुपए राजस्थान का प्राइमरी डेफिसिट है, ठीक है, ये याद रहेगा। चलिए चल लेते हैं आगे और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्या है, कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो राजस्थान गवर्नमेंट को बाहर से फंड हो रहे हैं, ठीक है। तो मैं फटाफट बताता जाता हूँ कि एडीबी हमारे यहाँ पे 3 प्रोजेक्ट को फंड कर रही है, राजस्थान अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है राजस्थान सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट सेक्टर और तीसरा है राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, ठीक है। कौन सा है, स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट 1, ठीक है। तो ये जो है आपके, ये कौन फंड कर रहा है तीनों को, अर्बन सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, सेकेंडरी टाउन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया और स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम हो गया, इनको कौन फंड कर रहा है, तो एडीबी इनको फंड कर रहा है। उसके अलावा जयपुर जो मेट्रो है, जयपुर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन है, उसको भी फंड कौन कर रहा है, एडीबी कर रहा है, ठीक है। राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेंथनिंग पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये ध्यान रखिए पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पैसा है वो कौन दे रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बैंक दे रहा है, ठीक है। तीसरा एग्रीकल्चर कम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट, इन तीनों को वर्ल्ड बैंक फंड कर रहा है, ठीक है। स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम ऊपर वाला भी था, लेकिन स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रोजेक्ट 1 था, याद करिएगा प्रोजेक्ट 1 था, यहाँ पे क्या है, प्रोग्राम 2 है, ठीक है, क्या है, सेकंड फेज है इसका, ठीक है, सेकंड फेज है। तो फर्स्ट फेज को तो किसने किया था, एडीबी ने किया था, सेकंड फेज को फंड कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को जो स्ट्रेंथ जो फंड कर रहा है वो कौन कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है। और राजस्थान एग्रीकल्चर कम्पिटिटिवनेस प्रोजेक्ट को कौन फंड कर रहा है, वर्ल्ड बैंक कर रहा है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। अब वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, एक प्रोग्राम है डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, ड्रिप प्रोजेक्ट, ठीक है, डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट है, उसको फंड कौन कर रहा है, तो वर्ल्ड बैंक प्लस एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB दोनों मिलके इसको फंड कर रहे हैं, ठीक है। इसका जो एम है कि भाई हमें 36 डैम बिल्ड करने हैं राजस्थान में, ठीक है। अब जायका, जापान की ये इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, किसकी, जापान की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, वो फंड कर रही है राजस्थान वाटर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राजस्थान वाटर लाइवलीहुड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान रूरल वाटर सप्लाई एंड फ्लोरोसिस प्रोजेक्ट और राजस्थान फॉरेस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी। अब ध्यान रखिए जल और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड, वाटर और फॉरेस्ट्री से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट हैं उनको कौन कर रहा है, फंड जायका कर रहा है। लेकिन अब ध्यान रखिएगा आगे एनडीबी में भी एक प्रोजेक्ट आएगा जो किसमें, डिजर्ट एरियाज में वाटर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, किसमें, डिजर्ट एरियाज में वाटर रिस्ट्रक्चरिंग का प्रोजेक्ट है, जिसको फंड कौन कर रहा है, हमारा एनडीबी कर रहा है, कौन कर रहा है, एनडीबी कर रहा है। तो रूरल वाटर सप्लाई आ जाए या वाटर लाइवलीहुड आ जाए, रूरल वाटर सप्लाई आ जाए या रूरल लाइवलीहुड आ जाए तो वो कौन, जायका फंड करेगा। फॉरेस्ट्री बायोडाइवर्सिटी आ जाए तो जायका फंड करेगा। वहीं डिजर्ट एरियाज में वाटर डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आ जाए या वाटर रिस्ट्रक्चरिंग का काम आ जाए तो उसको एनडीबी फंड करेगा, कौन करेगा, एनडीबी फंड करेगा। KfW जर्मनी की इन्वेस्टमेंट एजेंसी है, कौन है, जर्मनी की इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो वो किसको फंड कर रही है, हमारे यहाँ पे ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, किसको, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को, इंटर स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम अंडर द ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, ठीक है। कौन सा प्रोजेक्ट फंड कर रही है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। ये प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ लॉन्च किया जाएगा, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है। जो हमारा क्या बोलते हैं, डिजर्ट का जो वो है, क्या बोलते हैं, ईस्टवर्ड एक्सपेंशन है ना, उसको रोकने के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जनरली सोलर प्रोजेक्ट और वो सब चीज़ लगाए जाएंगे जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इसको कौन फंड कर रहा है, KfW जर्मनी की कंपनी है, वो फंड कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे PPP के लिए कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं तो वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं आपको बस एक इंपॉर्टेंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसको इसके चेयरपर्सन कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है।
कौन है? चीफ मिनिस्टर हैं। काउंसिल फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ऐसे ही कमिटी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उसके भी कौन है? चीफ सेक्रेटरी। अब आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की यदि काउंसिल है तो उसके जो चेयरपर्सन है वो चीफ मिनिस्टर हैं। एम्पावर्ड कमेटी के जो चेयरपर्सन है वो कौन है? आपके चीफ सेक्रेटरी हैं। कौन है? चीफ सेक्रेटरी हैं। रोड सेक्टर एम्पावरमेंट कमेटी है, उसके हेड कौन है या उसके चेयरपर्सन कौन है? चीफ सेक्रेटरी हैं। उसी हिसाब से स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी फॉर स्विस चैलेंज, ठीक है, स्विस चैलेंज है, उसके चेयरपर्सन भी कौन है? चीफ सेक्रेटरी है। तो कमेटी आ जाए तो चीफ सेक्रेटरी क्या होंगे? उसके चेयरपर्सन होंगे। वहीं काउंसिल आ जाए तो उसके हेड कौन हो रहे हैं? चीफ मिनिस्टर हो रहे हैं। कौन हो रहे हैं? चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। तो ये आपका 10th जो यूनिट है वो खत्म होता है यहाँ पे। अब 11th यूनिट पे हम मूव करते हैं। 11th यूनिट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड। मैं उसमें कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है वो दे देता हूँ कि सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है वो डिफाइन किया गया था। ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट आई थी 1987 में। कब आई थी? ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट 1987 में आई थी, उसके अंदर डिफाइन किया गया था, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद 2012 में क्या हुआ था कि जो हमारी रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट हुई थी, ठीक है, उसमें बोला था कि हम कुछ ऐसे टारगेट बनाते हैं जिससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके, ठीक है। तो 2015 में, ठीक है, 2015 में COP21 में 2015 COP21 में UN ने क्या किया कि 17 ऐसे टारगेट दिए, ठीक है, जिनके थ्रू 17 ऐसे गोल दिए जिनके थ्रू क्या किया जा सके? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सके। और उसका नाम रखा ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि मतलब ये कुछ 17 गोल हैं जिसके अंदर 169 टारगेट हैं। कितने हैं? 169 टारगेट्स हैं, वो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। कब तक अचीव करने हैं? 2030 तक अचीव करने हैं। तो उसी के लिए इसमें 3 अप्रोचेस दी गई कि एक तो सबसे पहले तो ग्लोबल एक्शन, ठीक है, ग्लोबल एक्शन मतलब जो UN ग्लोबल एक्शन लेगा वो सारे। लोकल एक्शन कंट्रीज अपने अपने यहाँ पे जो एक्शन कंट्रीज और उनके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट है जो एक्शंस ले रही हैं वो सब। और पीपल एक्शन कि भाई यूथ को क्या करना है? हमने इंक्लूड करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। ऑफकोर्स ही बात है, जब यूनिट जो सबसे इकाई वाले लोग हैं, जो सबसे इकाई है वो इंक्लूड होगी तो ऑफकोर्स ही बात है ऊपर वाले लोग भी अच्छे से बेहतर काम कर पाएंगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ये 3 लेवल पे काम किया जाएगा, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर किया गया था। 1 जनवरी 2016 से इनको लॉन्च कर दिया गया, इफेक्ट में आ गए, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये क्या है? लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है, लीगली बाइंडिंग नहीं है। इसके लिए क्या करते हैं हम? स्टेट में और सेंटर में दो क्या करते हैं? रिपोर्ट निकालते हैं। SDG इंडिया इंडेक्स निकलती है और एक SDG राजस्थान इंडेक्स निकलती है। SDG इंडिया इंडेक्स निकलती है और एक SDG राजस्थान इंडेक्स निकलती है, ठीक है। जो इंडिया इंडेक्स है उसको कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है। कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ठीक है, याद रहेगा, नीति आयोग निकालता है, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स देख लीजिए यहाँ पे है भी, इसमें नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क है जो कौन निकालता है? SDG इंडिया इंडेक्स तो नीति आयोग निकाल रहा है। और नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क जो आपका क्या बताते हैं? डेटा बताते हैं कि कितना भाई SDG में डेवलप हुआ है, क्या हुआ है। तो वो सब किसके अंदर आता है? MOSPI के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है, ठीक है। SDG इंडिया इंडेक्स के अंदर हमने क्या किया है कि 4 कैटेगरीज में सब स्टेट को बांट दिया कि भाई उनमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, जो प्रोग्रेस है डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को हम 4 कैटेगरीज में क्या करेंगे? ऐसे करेंगे, ठीक है, असेस करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली कैटेगरी है वो एस्पायरेंट्स है, दूसरी परफॉर्मर है, तीसरी फ्रंट रनर है और चौथी अचीवर है, ठीक है। कौन सी है? चौथी अचीवर है, ठीक है। एस्पायरेंट में क्या होता है कि भाई मान लो कि 100 का हमने एक टारगेट ले लिया कि भाई 100 पॉइंट में से हम देखते हैं कि भाई किसको कितने पॉइंट मिलते हैं। तो जो एस्पायरेंट कैटेगरी में आएंगे उनको लेस देन 50%, परफॉर्मर कैटेगरी में 52 से लेकर 64, 52 से लेकर 64 नंबर तक जो अचीव कर रहे हैं उनको परफॉर्मर कैटेगरी, फ्रंट रनर को 65 से 99 की कैटेगरी और अचीवर को 100% की कैटेगरी। क्या कैटेगरी? अचीवर को 100% की कैटेगरी। तो हमारे इंडिया में अचीवर अभी तक कोई भी स्टेट नहीं बना है। राजस्थान और मोस्ट ऑफ द जो स्टेट हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टेट आपके फ्रंट रनर और परफॉर्मर की कैटेगरी में ही है, जिसमें राजस्थान तो कंटिन्यू कौन सी कैटेगरी में रहा है? परफॉर्मर कैटेगरी में रहा है। ऑल तो हमारे पिछले 3 साल में क्या है? स्कोर इंक्रीज होते जा रहे हैं। पिछले 3 साल में क्या हो रहा है? स्कोर इंक्रीज होते जा रहे हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलिए 2018, 19, 20 और 21। अब हमारे कौन सी 2021-22 में कौन सी आई है? इंडेक्स 3.0 आई है, ठीक है, सॉरी 20-21 में। 21-22 और 22-23 की जो इंडेक्स है अब तक 5.5 इंडेक्स आ चुकी हैं। कितनी? 5th। इस साल जो इंडेक्स निकली थी SDG इंडिया इंडेक्स, उसका 5th वर्जन निकला है। कब स्टार्ट हुई थी? 2018 में स्टार्ट हुई थी। सीधा सा पूछ सकते हैं कि SDG इंडिया इंडेक्स आपसे कब से निकलना स्टार्ट किया है, तो वो 2018 से निकलना स्टार्ट हुआ है।
लेटेस्ट में राजस्थान का जो कैटेगरी है वो कौन सी है, परफॉर्मर कैटेगरी है, ठीक है। बेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं आपको ये याद रखना है इसमें। बेस्ट स्टेट कौन कौन से हैं, तो केरल पहले नंबर पे, तमिलनाडु दूसरे नंबर पे और हिमाचल तीसरे नंबर पे। तो KTH याद रखिए, KTH, ठीक है। केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, केरल, तमिलनाडु, हिमाचल, KTH आपके क्या है SDG इंडिया इंडेक्स में टॉप है। वर्स्ट जो स्कोर है वो बिहार का है 52, ठीक है। तो एस्पायरेंट कैटेगरी में कोई भी हमारा स्टेट नहीं है, अचीवर कैटेगरी में कोई भी नहीं है, जितने भी हैं परफॉर्मर और फ्रंट रनर कैटेगरी में हैं, ठीक है। याद रहेगा ये आपको। जो राजस्थान है उसने क्लीन एनर्जी में 100 स्कोर, मतलब जो सबसे बेस्ट स्कोर है वो मिला है उसे, और जेंडर इक्वालिटी में भी 39 स्कोर मिला है। मतलब आप देखिए कि सेंटर से भी ज़्यादा जो हमारा इंडिकेटर है वो कौन सा शो कर रहा है यहाँ पे। तो हम किस एसडीजी में सेंटर से भी बेस्ट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो क्लीन एनर्जी के अंदर जो गोल 7 है, हमारा गोल 7 है क्लीन एनर्जी, ठीक है। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो इंडिया है उससे भी ज़्यादा बेस्ट क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। और हंगर के अंदर, हंगर और जेंडर इक्वालिटी के अंदर गोल 5, ठीक है। गोल 5 के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हमारे इंडिया का मतलब सबसे वर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो जेंडर इक्वालिटी के अंदर है, ठीक है। तो राजस्थान ने भी कुछ एसडीजी के लिए कमिटमेंट दिए हुए हैं। मैंने आपको बताया था राजस्थान एसडीजी इंडेक्स निकाल रहा है इसके लिए। अब नोडल डिपार्टमेंट कौन सा है, तो नोडल डिपार्टमेंट एसडीजी के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट है, ठीक है। उसके लिए हमने डायरेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स एस्टैब्लिश की हुई है, ठीक है। इसको जो इम्प्लीमेंटेशन करने का काम है वो चीफ सेक्रेटरी का है। किसका है, चीफ सेक्रेटरी का है, ठीक है। रिसेंटली 4th वर्जन, ठीक है, 4th वर्जन कब, 2022 में 4th वर्जन लॉन्च किया गया था, ठीक है। एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट का, राजस्थान एसडीजी स्टेटस रिपोर्ट का 4 वर्जन आ चुके हैं अब तक। 2022 में लॉन्च किया गया था, तो ऑफकोर्स ही बात है पहला वर्जन कब आएगा, 2020, 21, 22, 2018 या 19 में पहला वर्जन आया होगा, ठीक है। उसके बाद 4th वर्जन कब, मार्च 2022 में लॉन्च किया गया है, ठीक है। सॉरी 4th नहीं, यहाँ पे 4th वर्जन है लेकिन इंडेक्स 3.0 ही है। कौन सी है, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 3.0 मार्च 2022 में लॉन्च की गई है। यहाँ पे 4th नहीं है, यहाँ पे इसको 3rd कर लीजिए कि 3rd वर्जन आया है। कौन सा वर्जन आया है, 3rd वर्जन आया मार्च 2022 में, ठीक है। याद रहेगा आपको ये। यहाँ पे हमने जो नंबर ऑफ गोल्स देखे हैं वो जो लेटेस्ट इंडेक्स है उसमें 14 गोल्स लिए हैं। उनके बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्रोग्रेस को जज कर रहे हैं कि एसडीजी की प्रोग्रेस कितनी हुई है। 13, 14 और 17 को हमने क्या कर दिया, इसमें एक्सक्लूड कर दिया है, ठीक है। टोटल जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो कितने हैं, 75 इंडिकेटर्स हैं। उसमें जो सबसे बेस्ट रहा है एसडीजी में, जो सबसे बेस्ट डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर रहा है, फिर नागौर रहा है, फिर झुंझुनू रहा है, ठीक है। तो इसको याद कर लीजिए, जानाजू, ठीक है, जानाजू, ठीक है। तो ऐसे याद कर लीजिए कि जाना झुंझुना बजा, जाना झुंझुना बजा, ठीक है। तो याद रहेगा आपको कि बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं, जा यानी जयपुर, ठीक है, ना से नागौर और झुंझुना से झुंझुनू, ठीक है। जाना झुंझुना बजा याद रहेगा आपको, ठीक है। ये याद कराने का तरीका है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। बस्ट में जो सबसे बेकार रैंक रही है वो 12 की रही है, ठीक है। ये एस्पायरेंट कैटेगरी में सबसे नीचे आया है, ठीक है। किस में आया, एस्पायरेंट कैटेगरी में, मतलब यही डिस्ट्रिक्ट है जो सिर्फ एस्पायरेंट कैटेगरी में, बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट किस में है, हमारे परफॉर्मर कैटेगरी में है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर कैटेगरी में। ओवरऑल स्कोर जो राजस्थान का रहा है वो 57.58 रहा है, ठीक है। ये सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि एसडीजी जो राजस्थान इंडेक्स है उसमें ओवरऑल स्कोर किसका कितना रहा है, राजस्थान का कितना रहा है, तो 57.58 रहा है। सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट है 12 जो हमारा किस में है, जो 12 है वो किस में है, एस्पायरेंट कैटेगरी में है। किस में है, एस्पायरेंट कैटेगरी में है। किस में है, एस्पायरेंट कैटेगरी में है। बाकी सब परफॉर्मर कैटेगरी में है। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट किस में है, परफॉर्मर कैटेगरी में है। कोई भी डिस्ट्रिक्ट परफॉर्मर, ठीक है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट हमारा अचीवर नहीं है और फ्रंट रनर नहीं है। राजस्थान का ओवरऑल स्कोर कितना रहा है, 57.58 याद रहेगा, 57.58, 57 याद कर लीजिए और 1 पॉइंट हटा के 1 बढ़ा के लिख दीजिए, ठीक है। कौन सा वर्जन लॉन्च किया गया, तो तीसरा वर्जन लॉन्च किया गया। पहली बार राजस्थान जो एसडीजी इंडिया इंडेक्स है राजस्थान की, वो कब लॉन्च की, एसडीजी राजस्थान इंडेक्स है वो कब लॉन्च की गई, 2020 में। वहीं अगर इंडिया की देखें तो पहली एसडीजी इंडिया इंडेक्स कब लॉन्च की गई है, 2018 में, ठीक है, याद रहेगा। क्लीन एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं, बेस्ट हमारा जो वर्क है राजस्थान का वो क्लीन एनर्जी में है। इंडिया का भी जो बेस्ट परफॉर्मेंस वो क्लीन एनर्जी में। इवन इंडिया ने तो पूरा, राजस्थान ने तो पूरा गोल क्या किया, 100% अचीव कर लिया है, ठीक है। मतलब 100% हम स्कोर हर 100 स्कोर पे चल रहे हैं। इंडिया हंगर में सबसे बेस्ट परफॉर्मर है और राजस्थान जेंडर इक्वालिटी में सबसे बेस्ट परफॉर्मर है, ठीक है, याद रहेगा।
कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन और बॉडीज़ भी दी हुई हैं, ठीक है, उनको आप डायरेक्ट पढ़ लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको ये याद रखना है कि वो कब लॉन्च की गई, ठीक है, कब बनी है। मैं एक बार ऊपर से इनको बता देता हूँ कि स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन, उसकी स्थापना कब हुई? 1957 में हुई। राजस्थान रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई है? 1964 में की गई है। कौन से एक्ट के अंदर की गई है? तो राजस्थान ट्रांसपोर्ट एक्ट के अंदर 1950 के अंदर की गई है, ठीक है। स्टेट वेयर हाउस कॉरपोरेशन स्थापना कब की गई? 1957 में, 30 दिसंबर 1957 में। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, मैंने आपको ये शायद तीसरी यूनिट में आपको ये, तीसरी नहीं 5th यूनिट में मैंने आपको ये पढ़ा दिया है। 5th यूनिट आप देख लीजिएगा, राजस्थान एक्सपोर्ट काउंसिल के बारे में उसमें पूरा पढ़ाया हुआ है। उसके अलावा कुछ एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एस्टैब्लिश किए गए हैं। कहाँ पे किए गए हैं? तो जयपुर में, जोधपुर में और अलवर में। कहाँ पे? जयपुर, जोधपुर और अलवर। सीतापुरा जयपुर में एक एक्सपोर्ट पार्क है, इंडस्ट्रियल पार्क। बोरोनाडा जोधपुर में और नीमराना अलवर में है, ठीक है। रिको की स्थापना, रिको भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, रिको के बारे में भी आप देख लीजिएगा। राजसिको की स्थापना कब की गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राजसिको की स्थापना कब की गई है? तो ये 1961 में की गई है। कब की गई है? जून 1961 को राजसिको की स्थापना की गई है, ठीक है। राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, RFC, राजस्थान फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन क्या करती है? MSMEs को क्या करती है? फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड कराती है। इसकी स्थापना कब की गई है? 1955 में की गई है, ठीक है। राजस्थान स्टेट मिनरल एंड माइन एंड मिनरल कॉर्पोरेशन की स्थापना 30 अक्टूबर 1974, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में माइंस और मिनरल से रिलेटेड जितना भी काम है, ठीक है, वो सब कौन देखता है? स्टेट माइंस एंड मिनरल लिमिटेड देखती है। तो उसकी स्थापना कब की गई है? 30 अक्टूबर 1974 को की गई है, ठीक है। उसके अलावा जो रूडा है, राजस्थान नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी, रूडा है, उसकी स्थापना नवंबर 1995 में। ये भी मैंने आपको क्या यूनिट 5 में पढ़ा दिया है, ठीक है। यूनिट 5 में आप इसको देख सकते हैं कि भाई GI टैग इंडिया में जितने भी आर्टिसंस हैं जिनको GI टैग मिलता है, ठीक है, वो सब उसमें रोल किसका होता है? उस GI टैग को दिलाने में रूडा का रोल होता है, ठीक है, याद रहेगा ये। चलिए, ये हमारे यहाँ पे यूनिट खत्म होती है। आपकी इकोनॉमिक सर्वे को भी हमने यहाँ पे एंड कर दिया है, ठीक है। अब अच्छे से इसको पूरे को एक बार रिवाइज कर लीजिए। जो कंपाइलेशन वाला डॉक्यूमेंट है वो हमने चैनल पे डाल दिया है, ठीक है, तो उसको भी आप अच्छे से एक बार गो थ्रू कर लीजिए, तो आपका ये इकोनॉमिक सर्वे तैयार हो जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।